हेलो दोस्तों, ये सीजन 11 का फर्स्ट पार्ट है और इसमें मैंने कवर किए हैं एपिसोड 1, 2, 3 एंड 4। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले एक बार आपको याद दिला दूं कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और जो बेल आइकॉन है उसे प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहेंगे। एपिसोड की शुरुआत में एक मिलिट्री बेस को दिखाया जाता है। डैरिल मैगी अपने पूरे ग्रुप के साथ वहाँ पर पहुँच चुके थे। मैगी एक छोटे से ग्रुप के साथ हेलीकॉप्टर हैंगर के अंदर उतर जाती है। वहाँ पर जमीन के ऊपर बहुत सारे वॉकर्स लेटे हुए थे। वो सभी वॉकर्स नींद में थे। मैगी अपने सभी साथियों के साथ धीरे से उन वॉकर्स के बीच में से होते हुए आगे बढ़ने लग जाती है। मेघना आगे बढ़कर हॉलवे की ओर जाने वाले रास्ते को खोल देती है। उन लोगों को वहाँ बहुत सारे एमआरईज दिखाई देते हैं। वो उन सभी चीजों को अपने बैकपैक में भर लेते हैं। मैगी, कैरोल और रोशिता उन सभी सामान से भरे हुए बैकपैक को एक पुली के ऊपर लटका देते हैं। डैरिल और एल्डन ऊपर से पुलिस के थ्रू इन सभी सामान को ऊपर खींच लेते हैं। उन लोगों के ऊपर सामान खींचने के दौरान पुलिस सरक जाती है। डैरिल पुली के ऊपर लटके हुए बैकपैक को जल्दी से पकड़ लेता है, लेकिन इस दौरान उसकी फिंगर में से ब्लड निकल जाता है और उस ब्लड की कुछ बूंदें नीचे सोए हुए वॉकर के मुंह के अंदर गिर जाती है। उस सोए हुए वॉकर के मुंह में ब्लड के जाते ही वो वॉकर उठकर खड़ा हो जाता है। उस वॉकर की आवाज सुनते ही वहाँ मौजूद सभी वॉकर्स उठकर खड़े हो जाते हैं। मैगी अपने सभी साथियों के साथ मिलकर उन वॉकर्स का सामना करने लग जाती है। डैरिल और एल्डन एक एक करके सभी लोगों को ऊपर खींच लेते हैं। इन लोगों का पूरा ग्रुप अलेक्जेंड्रिया लौटकर वापस आ जाता है। डैरिल अलेक्जेंड्रिया लौटकर जुडिथ से मिलता है। हर्षल मैगी को देखकर उसके पास आ जाता है। मैगी को वहाँ पर अपनी कम्युनिटी के कुछ लोग दिखाई देते हैं जो कि मैगी की खोज करते हुए अलेक्जेंड्रिया पहुँच चुके थे। उन लोगों में कोल, डंकन और अगाथा मौजूद थे। उन लोगों के पास ही कुछ लोग फूड की राशनिंग को लेकर लड़ाई कर रहे थे। गैब्रियल वहां पहुंचकर उन लोगों की लड़ाई को रुकवाता है। गैब्रियल राशन के ऊपर होती हुई लड़ाई को देखता है और अलेक्जेंड्रिया में एक इमरजेंसी मीटिंग बुलवाता है। गैब्रियल इमरजेंसी मीटिंग में सभी लोगों को बताता है कि अलेक्जेंड्रिया में अब बहुत कम राशन बचा हुआ है। मैगी भी उस मीटिंग में मौजूद थी। मैगी वहां मौजूद सभी लोगों को बताती है कि उसकी कम्युनिटी मेरिडियन में इस वक्त बहुत सारी सप्लाईज मौजूद हैं, लेकिन उनकी कम्युनिटी उन लोगों से एक ग्रुप ने छीन ली थी और अगर वो लोग अपनी कम्युनिटी को वापस लेने में कामयाब हो जाएं, तो उन लोगों को किसी भी तरह की सप्लाईज की कमी नहीं रहेगी। मैगी उन सभी लोगों के सामने अपनी कम्युनिटी को वापस लेने का प्रपोजल रखती है। डैरिल और गैब्रियल मैगी का साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। मैगी एक टीम को लेकर अपनी कम्युनिटी मेरिडियन की ओर रवाना हो जाती है। मैगी की कम्युनिटी मेरिडियन वॉशिंगटन डीसी के अंदर पड़ती थी। मैगी के ग्रुप को रास्ते में एक तूफान का सामना करना पड़ता है। वो सभी लोग बचने के लिए रास्ते में ही पड़ने वाले एक सबवे स्टेशन के अंदर पहुंच जाते हैं। नेगान भी मैगी की उस टीम में शामिल था। मैगी ने नेगान को अपनी टीम में इसीलिए शामिल किया था क्योंकि वो वॉशिंगटन डीसी के सभी रूट्स को बहुत अच्छे से पहचानता था। मैगी अपने पूरे ग्रुप के साथ सबवे टनल्स के अंदर आ जाती है। डैरिल उन लोगों को सबवे टनल्स के थ्रू ही आगे बढ़ने के लिए कहता है। नेगान ये देखकर डैरिल की बात मानने से मना कर देता है, लेकिन मैगी उसे आगे बढ़ने का ऑर्डर देती है। नेगान मैगी को इसके लिए मना नहीं कर पाता और वो सभी लोगों के साथ ट्रैक के ऊपर उतर जाता है। मैगी अपने पूरे ग्रुप के साथ सबवे टनल के अंदर आगे बढ़ती जा रही थी। नेगान उन लोगों को सबवे टनल के अंदर बने हुए एक वाटरमार्क को दिखाता है और सभी लोगों को बताता है कि तूफान के टाइम वो टनल्स अक्सर पानी से भर जाया करती थी। नेगान उन सभी लोगों से एक बार फिर से टनल से वापस लौटने के लिए कहता है, लेकिन डैरिल उसकी बात सुनकर उसे मना कर देता है। एपिसोड एक बार फिर से यूजीन, जैकल, यूमिको और प्रिंसेस की तरफ आता है। उन सभी लोगों को एक कंपाउंड में ले जाया जाता है जहां पर कुछ पैरामिलिट्री ट्रूपर्स गार्ड कर रहे थे। उन लोगों को एक इंटेरोगेशन रूम में ले जाया जाता है। इंटेरोगेशन रूम में एक आदमी और एक औरत मौजूद थे। वो दोनों अपने आप को कॉमनवेल्थ का ऑडिटर बताते हैं। उस वक्त यूजीन और उसके साथियों को पता चलता है कि वो लोग जिस कम्युनिटी में थे उस कम्युनिटी का नाम कॉमनवेल्थ था। वो दोनों ऑडिटर्स इन चारों को बहुत देर तक इंटेरोगेट करते हैं। एजेकिल उन लोगों के इस तरह से सवाल पूछे जाने से बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। वो अपने पास खड़े हुए एक आदमी को देखकर समझ जाता है कि वो उन लोगों का इंचार्ज है। एजेकिल अचानक ही बहुत जोरों से खांसने लग जाता है। वो इंचार्ज
जिसका नाम मर्सर था, वो आगे बढ़कर इजैकेल को एक गिलास पानी का दे देता है। नेक्स्ट सीन में इजैकेल और उसके पूरे ग्रुप को दिखाया जाता है जो कि डिटेंशन सेंटर में एक साथ डिनर कर रहे थे। प्रिंसेस यूमिको और इजैकेल मिलकर एक साथ वहां से निकलने की प्लानिंग बनाते हैं। यूजीन उन लोगों की इस प्लानिंग के खिलाफ था। यूजीन उन लोगों को कहता है कि कॉमनवेल्थ कम्युनिटी अलेक्जेंड्रिया की हर तरह से मदद कर सकती थी। उन लोगों को वहां पर और भी बहुत सारे प्रिजनर्स दिखाई देते हैं। प्रिंसेस के पूछने पर वो प्रिजनर्स बताते हैं कि वो लोग भूल चुके हैं कि वो लोग कितने समय पहले वहां पर लाए गए थे। तभी एक प्रिजनर को वहां से ले जाया जाता है। वहां से जाते वक्त एक प्रिजनर उन लोगों को बताता है कि उसे रीप्रोसेसिंग के लिए ले जाया जा रहा है और हर रीप्रोसेसिंग के बाद उसकी मेमोरीज पहले से कम हो जाया करती है। यूजीन उस प्रिजनर की बातें सुनने के बाद अपने पूरे ग्रुप के साथ कम्युनिटी से भागने के लिए तैयार हो जाता है। इधर सबवे टनल में मैगी के ग्रुप को आगे बहुत सारी डेड बॉडीज दिखाई देती है। वो सभी डेड बॉडीज प्लास्टिक के अंदर रैप थी। डैनियल एक बॉडी से प्लास्टिक कवर को हटा देता है। वो उसके अंदर मौजूद वॉकर को देखकर तुरंत ही उसे मार डालता है। वो सभी लोग उन सभी वॉकर्स को देखकर बहुत ज्यादा आश्चर्य करते हैं क्योंकि वो वॉकर्स वहाँ पर कोई भी आवाजें नहीं कर रहे थे। वो लोग चेक करते हैं और देखते हैं कि उन वॉकर्स के थ्रॉट बुरी तरह से काट दिए गए थे। मैगी अपने पूरे ग्रुप के लोगों को उन वॉकर्स को मारने का ऑर्डर दे देती है। मैगी के ग्रुप के सभी लोग आगे बढ़कर वॉकर्स को मारने लग जाते हैं। एक बहुत ही बड़ा वॉकर धीरे से आकर गैग के ऊपर अटैक कर देता है। नेगान तुरंत ही उस वॉकर को मार डालता है लेकिन वो मैगी के साथ आगे बढ़ने से मना कर देता है। गैग और रॉय भी नेगान को सपोर्ट करते हैं। मैगी रुककर नेगान को देखती है और उसे अपने पूरे ग्रुप को लीड करने का ऑर्डर देती है। मैगी नेगान के सामने एडमिट करती है कि वो लगातार इस बीच नेगान को मारने के बारे में ही सोच रही थी लेकिन वो अपने आप को रोके हुए थी। इधर यूजीन अपने पूरे ग्रुप के साथ वहां से भागने का प्लान बनाता है। प्रिंसेस जो कि लगातार ट्रूपर्स को वॉच कर रही थी, वो उन ट्रूपर्स के पूरे रूटीन को समझ चुकी थी। प्रिंसेस अपने पूरे ग्रुप को बताती है कि उन लोगों में से 2 ट्रूपर आधा घंटे के लिए रोमांस करने के लिए वहां से गायब हो जाया करते थे। इजैकेल अपने पूरे ग्रुप के साथ उसी टाइम पीरियड में वहां से भागने की प्लानिंग बनाता है। यूमिको और यूजीन उन ट्रूपर्स को बेहोश करके उनकी यूनिफॉर्म को पहन लेते हैं और वो दोनों प्रिंसेस और इजैकेल को लेकर हॉलवे तक आ जाते हैं। एक ट्रूपर उन लोगों के सामने आ जाता है। यूमिको उस ट्रूपर को बताती है कि वो कैदियों को रीप्रोसेसिंग के लिए ले जा रही थी। वो ट्रूपर जिसने इन लोगों का रास्ता रोका था वो उन लोगों को आगे जाने देता है। वो सभी लोग उस बिल्डिंग से बाहर निकल जाते हैं। वो सभी लोग एक दीवार के पास पहुंच चुके थे जहाँ पर प्रिजनर्स की फोटोज लगी हुई थी। प्रिंसेस उन फोटोज में यूमिको की फोटो देख लेती है। वो यूमिको का ध्यान उस और दिलाती है। यूमिको तुरंत ही पास जाकर उस फोटो को देखती है। वो फोटो उसके भाई ने उसके लिए एक नोट लिखकर वहाँ पर चिपकाई हुई थी। यूमिको समझ जाती है कि उसका भाई उसी कम्युनिटी के अंदर मौजूद है। वो अपने भाई को खोजने के लिए वहीं पर रुकने के लिए तैयार हो जाती है। इधर मैगी और उसके पूरे ग्रुप को रियलाइज होता है कि गैग और रॉय उन लोगों की पूरी सप्लाईज लेकर वहां से जा चुके थे। तभी उन लोगों के सामने वॉकर्स का एक बहुत बड़ा हर्ड आ जाता है। डैनियल अपने डॉग को एक और जाता हुआ देखता है और वो तुरंत ही उसके पीछे चला जाता है। इधर मैगी के ग्रुप के सभी लोग एक एक करके लैडर के थ्रू ट्रेन कार के ऊपर चढ़ने लग जाते हैं। मैगी सभी लोगों के चढ़ने के बाद उस सीढ़ी से ऊपर की ओर चढ़ने लग जाती है। तभी एक वॉकर मैगी का पैर पकड़ लेता है। मैगी ऊपर नेगान को देखती है और उसे अपनी मदद करने के लिए कहती है। नेगान मैगी की उस मोमेंट पर मदद नहीं करता। मैगी का ग्रिप छूट जाता है और मैगी उन वॉकर्स के बीच में गिर जाती है। एपिसोड की शुरुआत में मैगी को दिखाया जाता है जो कि ट्रेन कार पर चढ़ने की एक बार और कोशिश करती है लेकिन सभी वॉकर्स मिलकर मैगी को नीचे की ओर खींच लेते हैं। मैगी तुरंत ही अपनी पिस्टल निकालकर उस पूरे हार्ट के ऊपर गोलियां चलाने लग जाती है। अचानक ही मैगी की पिस्टल की सभी गोलियां खत्म हो जाती हैं और वॉकर्स मैगी के ऊपर अटैक कर देते हैं। इधर मैगी का पूरा ग्रुप ट्रेन कार के अंदर पहुंच चुका था। वो लोग ट्रेन कार के अंदर जाकर देखते हैं कि ट्रेन कार के अंदर जाने वाले सभी डोर बहुत बुरी तरह से जाम थे। नेगान भी इस बीच ट्रेन कार के अंदर आ जाता है। नेगान के आते ही मैगी के ग्रुप के सभी लोग उससे मैगी के बारे में पूछते हैं। नेगान उन सभी लोगों को बताता है कि मैगी उसके पीछे है। एल्डन मैगी को देखने के लिए बाहर जाने लग जाता है लेकिन फ्रॉस्ट बाहर मौजूद वॉकर्स को देखते हुए उसे वहीं पर रोक देता है।
गैब्रियल इन सब चीजों से बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुका था। वो अपने मिशन को आगे जारी रखने के लिए कहता है। इधर डैरिल अपने डॉग को फॉलो कर रहा था। वो एक दीवार में बने हुए होल से दूसरी ओर निकल जाता है। डैरिल दीवार की दूसरी ओर बनी टनल के अंदर पहुंच जाता है। उसे वहां पर एक वॉकर मरा हुआ दिखाई देता है। डैरिल को वहीं पर दीवार पर बनी हुई एपोकैलिप्स की पिक्चर्स दिखाई देती है। अगले सीन में कॉमनवेल्थ इंटेरोगेशन सेंटर को दिखाया जाता है। यूमिको अपने भाई के छोड़े हुए नोट को पढ़ती है और वो कॉमनवेल्थ कम्युनिटी के बारे में और कुछ जानने के लिए वहीं पर रुक जाती है। सभी लोग मिलकर पर्सन इंचार्ज से बात करने की प्लानिंग करते हैं। सभी लोग आगे की चीजों के लिए बहुत ज्यादा डाउटफुल थे। यूमिको उन सभी लोगों को बताती है कि वो एक लॉयर रह चुकी है और वो आने वाली सिचुएशंस को अच्छे से हैंडल करना जानती है। यूजीन जो कि बाहर नजर रखे हुए था, वो वहां आकर यूमिको और प्रिंसेस को बताता है कि वहां मौजूद गार्ड्स इजैकेल को अपने साथ ले जा चुके हैं। यूजीन उस मोमेंट पे बहुत ज्यादा पैनिक हो जाता है। वो समझता है कि गार्ड्स लोग उन लोगों के भागने की प्लानिंग को समझ चुके थे और अब उन लोगों को इसके लिए पनिश करने वाले हैं। यूमिको यूजीन को कंफर्ट कराती है और उसे कहती है कि उन्होंने जो स्टोरी कॉमनवेल्थ के ऑफिसर्स को सुनाई थी, वो उसी स्टोरी को उन लोगों के सामने दोहराता रहे। यूमिको उन लोगों के साथ मिलकर आगे की प्लानिंग बना लेती है और वो वहां से निकलकर पर्सन इंचार्ज से मिलने के लिए चली जाती है। अगले सीन में सबवे टनल को दिखाया जाता है। डैरिल को वहां पर खाने से भरा हुआ एक बैग दिखाई देता है। डैरिल को वहीं पर एक $100 का बिल मिलता है जिसके ऊपर उसे एक मैसेज लिखा हुआ दिखाई देता है। उसे वहीं पर एक लड़के टॉम और उसकी बहन जेसी की पिक्चर मिलती है। डॉग एक वॉकर के पास पहुंच चुका था जो कि पहले के ही समान प्लास्टिक बैग में लिपटा हुआ था। डैरिल तुरंत ही उस वॉकर को मार डालता है। डैरिल को तभी दीवार पर सबवे टनल का मैप बना हुआ दिखाई देता है। डैरिल को तभी किसी के जोर से चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। डैरिल का डॉग उस चिल्लाने की आवाज को सुनकर एक पाइप के अंदर चला जाता है। डैरिल भी डॉग का पीछा करता हुआ उस पाइप के अंदर घुस जाता है। इधर यूमिको को एक बार फिर से इंटेरोगेशन रूम में ले जाया जाता है। इंटेरोगेटिंग ऑफिसर क्लार्क समझ नहीं पाती कि यूमिको उन लोगों से क्या बात करना चाहती थी, क्योंकि वो लोग पहले ही यूमिको के इंटरव्यू से उन लोगों को प्रोसेसिंग के लिए भेज चुके थे। यूमिको उसकी बातों को बीच में ही रोक देती है और उसे बताती है कि वो कॉमनवेल्थ को पूरी तरह से समझ चुकी थी। वो ये भी समझ चुकी थी कि कॉमनवेल्थ कम्युनिटी एक ब्यूरोक्रेसी को फॉलो किया करती थी और वो सभी लोग एक पूरे सिस्टम को फॉलो किया करते थे। यूमिको क्लार्क से बहुत ज्यादा साइकोलॉजिकली खेलने की कोशिश करती है। वो गैस करती है कि क्लार्क एपोकैलिप्स से पहले जरूर एक फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट रही होगी। वो इवान के बारे में भी गैस करती है कि वो जरूर एक एकेडमिक रिसर्चर रहा होगा। यूमिको की इस बात को सुनकर इंटेरोगेट थोड़ा परेशान हो जाते हैं। यूमिको उन लोगों से एक बार फिर से साइकोलॉजिकली डील करने की कोशिश करती है। उन लोगों को बताती है कि वो एक बहुत बड़ी लॉयर रह चुकी है और वो उन लोगों के काम आ सकती थी। यूमिको उन लोगों से अपने भाई के बारे में भी बात करती है। वो उन लोगों को बताती है कि उसका भाई भी कॉमनवेल्थ में ही मौजूद है। उन लोगों की बात करने के बाद मर्सर वहां पर पहुंच जाता है और वो यूमिको को कॉफी ऑफर करता है। यूजीन और प्रिंसेस दोनों ही इंटेरोगेशन रूम के बाहर बैठे हुए थे। यूजीन और प्रिंसेस दोनों ही बहुत ज्यादा नर्वस थे। प्रिंसेस इस बीच और ज्यादा पैनिक हो जाती है। वो वॉशरूम जाने के लिए वहां से उठ जाती है। यूजीन एक बार प्रिंसेस को वहां से जाने के लिए मना करता है, लेकिन प्रिंसेस उसे एश्योर करती है कि उसने मर्सर को कॉफी लेकर इंटेरोगेटिव रूम के अंदर जाते हुए देखा था और यूमिको बिल्कुल ठीक होगी। यूजीन को ये सब कहकर प्रिंसेस वॉशरूम की ओर बढ़ जाती है। वो आगे बढ़कर ट्रूपर से वॉशरूम के डायरेक्शन के बारे में पूछती है। इधर मैगी का पूरा ग्रुप बीच वाले दरवाजे को खोल लेता है और आगे की ओर मूव कर जाता है। उन लोगों को तभी ट्रेन कार के नीचे से आती हुई आवाजें सुनाई देती हैं। वो लोग उस आवाज को बहुत ध्यान से सुनते हैं। वो लोग सुनते हैं कि कोई मोर्स कोड में उन लोगों को SOS सिग्नल भेज रहा था। वो सभी लोग ट्रेन कार के फ्लोर में मौजूद दरवाजे को खोल देते हैं। मैगी तुरंत ही उस दरवाजे से ट्रेन कार के अंदर आ जाती है।
ये तुरंत ही ट्रेन कार के अंदर आकर नेगान को गन पॉइंट पर ले लेती है। वो वहाँ मौजूद अपने ग्रुप के सभी लोगों को बाहर की बात बताती है। एल्डन तुरंत ही आगे बढ़कर नेगान को बहुत बुरा भला कहने लग जाता है। नेगान एल्डन को बीच में ही रोक देता है। नेगान एल्डन को बताता है कि उसने मैगी को मरने के लिए वहाँ पर नहीं छोड़ा था, वो सिर्फ वॉकर से उस वक्त अपनी जान बचा रहा था। वहाँ मौजूद सभी लोग मिलकर नेगान को धमकाने लग जाते हैं। नेगान उन लोगों की बात सुनकर उन सभी लोगों को बताता है कि मैगी ने उसे मारने की कसम खाई हुई है और वो इसीलिए उसकी जिंदगी के लिए अपनी जिंदगी को रिस्क में नहीं डालना चाहता था। नेगान उन सभी लोगों को बताता है कि वो उन लोगों के बहुत काम आ सकता था क्योंकि वो वॉशिंगटन डीसी के पूरे रास्तों को जानता था। एल्डन उस वक्त नेगान को याद दिलाता है कि हिलटॉप नेगान के कारण ही डिस्ट्रॉय हो चुका था। नेगान उसकी बात को बीच में ही काटकर उसे बताता है कि उसी ने अल्फा को मार दिया था। था इतना ज्यादा गुस्से में थी कि वो उसी वक्त नेगान को मार डालना चाहती थी। तभी उन लोगों को ट्रेन कार के पीछे से आती हुई चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती है। सभी लोग पलटकर देखते हैं कि गैग उन लोगों के पीछे की कार में फंसा हुआ था और वो बीच के दरवाजे को खोल नहीं पा रहा था। गैग उन सभी लोगों को बताता है कि वो और रॉय दोनों ही टनल के अंदर खो चुके थे। गैग उन लोगों को ये भी बताता है कि वो ट्रेन कार के अंदर घुसते वक्त उसका दरवाजा बंद करना भूल गया था, जिसके कारण वॉकर्स ट्रेन कार के अंदर घुस आए थे। नेगान वहाँ मौजूद सभी लोगों से गैग की मदद करने के लिए और बीच के दरवाजे को खोलने के लिए कहता है। मैगी गैग के पीछे आते हुए वॉकर्स को देखती है और अपने सभी लोगों से बीच के दरवाजे को खोलने से मना कर देती है। नेगान और एल्डन मिलकर गैग के दरवाजे को खोलने लग जाते हैं। डंकन उन लोगों को ऐसा करने से रोक देता है। गैग मैगी से अपनी जान बचाने की बहुत ज्यादा विनती करने लग जाता है। मैगी अपने ग्रुप के सभी लोगों को बताती है कि उन लोगों के पास उस वक्त प्रॉपर एम्यूनेशन नहीं थे जिससे वो लोग वॉकर्स को मारकर गैग को बचा सकें। डेरिल भी मैगी के इस डिसीजन को सपोर्ट करता है और वो सभी लोग गैग को सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो जाते हैं। गैग मैगी के इस डिसीजन को सुनता है और उसे लायर कहकर अपने चेस्ट में खुद ही स्टैब कर लेता है। तभी पीछे से बहुत सारे वॉकर्स आकर गैग के ऊपर अटैक कर देते हैं। अगले सीन में यूजीन को दिखाया जाता है जो कि इंटेरोगेशन रूम के बाहर मौजूद था और बहुत ज्यादा नर्वस था। वो इंटेरोगेटिव रूम के बाहर मौजूद गार्ड से यूमिको के बारे में पूछता है। वो गार्ड यूजीन को बताता है कि इंटेरोगेटिव रूम में इस वक्त कोई भी मौजूद नहीं है। यूजीन ये सुनकर हैरान हो जाता है। वो उस गार्ड से प्रिंसेस के बारे में पूछता है। गार्ड प्रिंसेस के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। यूजीन उसके मुंह से ये सुनकर और ज्यादा हैरान हो जाता है। वो गार्ड यूजीन को वहाँ से जाने के लिए कहता है। अगले सीन में ट्रेन कार को दिखाया जाता है। फ्रॉस्ट और डंकन दोनों ही ट्रेन कार के आगे के दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लग जाते हैं। पीछे मुड़कर गैग को देखती है जो कि वॉकर के रूप में रिएनिमेट हो चुका था और अब वॉकर्स के हॉर्ड के बीच में मौजूद था। एल्डन गैग को इस तरह से देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। उसे गैग का इस तरह से मरना पसंद नहीं आया था। मैगी उस मोमेंट पर एल्डन को अपने साथ गुजरा हुआ एक पुराना किस्सा सुनाती है और वो उसे बताती है कि उसने अपनी लाइफ में इतना कुछ सहा है कि वो अब इन सब बातों की बिल्कुल भी परवाह नहीं करती है। इधर डेरिल डॉग के पीछे पाइप के अंदर चला जा रहा था। वो पाइप के एंड तक पहुंच चुका था। वो देखता है कि पाइप का मुंह कुछ वॉकर्स के कारण बंद हो चुका था। एक वॉकर डेरिल के पीछे क्राउल करता हुआ आ चुका था। डेरिल तुरंत ही उस वॉकर को मार डालता है। डेरिल तुरंत ही उस पाइप से बाहर निकलकर टनल में आ जाता है। डेरिल को वहीं पर मौजूद कुछ खून की बूंदें दिखाई देती है। डेरिल देखता है कि डॉग उन खून की बूंदों का पीछा कर रहा था। डेरिल भी तुरंत ही उसके पीछे चला जाता है। डेरिल उन खून की बूंदों का पीछा करते हुए रॉय तक पहुंच जाता है। रॉय डेरिल को बताता है कि वो और गैग एक साथ थे, लेकिन वो स्पीच एम्यूनेशन से भरे हुए अपने बैग को खो चुका था और गैग भी उससे बिछड़ चुका था। डेरिल तुरंत ही रॉय के वुंड्स को चेक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन रॉय उसे रोक देता है। रॉय डेरिल को अपनी पिस्टल और हैंड ग्रेनेड दे देता है और उसे बताता है कि उसे एक वॉकर ने बाइट कर लिया था। रॉय डेरिल से कहता है कि वो उसके बच्चों को जाकर बता दे कि वो एक कावर्ड की मौत नहीं मरा था। फ्रॉस्ट और डंकन लगातार ट्रेन कार के आगे के दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहे थे। इधर गैग के साथ वाला वॉकर्स का हॉर्ड ट्रेन कार के दरवाजे के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर लगा रहा था। मैगी और उसके ग्रुप के सभी लोग उन वॉकर्स का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं। वॉकर्स के प्रेशर के कारण आखिर ट्रेन कार का वो वाला दरवाजा टूट जाता है और वॉकर्स का हॉर्ड उस ट्रेन कार के अंदर आ जाता है। अभी
सभी लोग मिलकर वॉकर्स के ऊपर गोलियां चलाने लग जाते हैं। डैरिल गन शॉट की आवाजों को सुनता है और उन लोगों की मदद के लिए दौड़ जाता है। डंकन आगे वाले दरवाजे में से रास्ता बना चुका था। वो देखता है कि वहाँ पे बहुत सारे वॉकर्स मौजूद थे और वो सभी लोग इन लोगों की तरफ मूव कर चुके थे। मैगी उस समय उस सिचुएशन को देखती है और वो वॉकर्स का सामना करने के लिए नेगान को एक गन दे देती है। इधर डैरिल ट्रेन कार के फ्रंट वाले हिस्से में आ चुका था। डैरिल वहां मौजूद सभी वॉकर्स को मार देता है और बीच वाले दरवाजे को पूरी तरह से खोल देता है। डैरिल अपने लोगों के पूरे ग्रुप के उस ट्रेन कार में आने के बाद एक हैंड ग्रेनेड को पीछे आते हुए वॉकर्स के हॉर्ड के ऊपर फेंक देता है। हैंड ग्रेनेड के ब्लास्ट होने के कारण वहां मौजूद सभी वॉकर्स मारे जाते हैं। अगले सीन में यूजीन को दिखाया जाता है जो कि एक सेल के अंदर बंद था। वो अपने पास मौजूद एक लकड़ी के टुकड़े को शार्प कर रहा था। तभी वो एक गार्ड को अपने नजदीक आता हुआ देखता है और उस लकड़ी के टुकड़े को अपनी स्लीव्स के अंदर छिपा लेता है। यूजीन को गार्ड इंटेरोगेशन रूम के अंदर लेकर जाता है। इंटेरोगेशन रूम में इवंस और मर्सर मौजूद थे। यूजीन उन दोनों से अपने साथियों के बारे में पूछता है। मर्सर यूजीन को बताता है कि उसके सभी साथी इस वक्त प्रोसेसिंग में है। मर्सर यूजीन को अपने सामने बैठने के लिए कहता है और वो उससे 2 सवाल करता है। मर्सर यूजीन से पूछता है कि वो ट्रेन स्टेशन पर क्यों आया था और उसकी कम्युनिटी कहाँ पर मौजूद थी। मर्सर यूजीन को झूठ न बोलने के लिए वार्न करता है। यूजीन मर्सर को कहता है कि वो उसे सब कुछ सच ही बताएगा। यूजीन मर्सर को अपनी कम्युनिटी हिलटॉप के बारे में बता देता है। वो उसे स्टेफनी के साथ हुई अपनी बातों को भी बता देता है। यूजीन मर्सर को बता देता है कि उसकी और स्टेफनी की मुलाकात एक समय पर तय थी और वो उसी मुलाकात के लिए अपने साथियों के साथ वहाँ पर पहुँचा था। यूजीन को एक बैग के साथ एक ट्रेन कार के अंदर पहुँचा दिया जाता है। यूजीन वहाँ पर अपने साथियों को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। यूजीन के पूछने पर जैकल उसे बताता है कि उसे इन्फर्मरी ले जाया गया था जहाँ पर उसकी खांसी का इलाज किया गया था। तभी वहाँ पर मर्सर पहुँच जाता है और उन लोगों का अपनी कम्युनिटी में शामिल होने के लिए वेलकम करता है। वो जैकल को वेस्ट पॉइंट को संभालने की ड्यूटी देता है। उसके बाद मर्सर आगे बढ़कर दरवाजे पर नॉक करता है। तभी एक लेडी अंदर आ जाती है। मर्सर उस लेडी का सभी लोगों से इंट्रोडक्शन करवाता है। वो लेडी स्टेफनी थी। इधर मैगी अपने पूरे ग्रुप के साथ टनल में पहुंच चुकी थी। नेगान मैगी को उसकी गन वापस लौटा देता है। डैरिल अपने पाए हुए नोट को देखने लग जाता है। अगाथा के पूछने पर मैगी उससे बताती है कि वो लोग अब आर्बर हिल की ओर जाएंगे जहाँ पर जॉर्जी और उसने कुछ सप्लाईज को छुपाकर रखा हुआ था। मैगी के पूछने पर नेगान उसे बताता है कि वो आर्बर हिल का रास्ता जानता था और उन लोगों को वहां तक ले जा सकता था। नेगान उन लोगों को लीड करता हुआ आर्बर हिल तक पहुंच जाता है। सभी लोगों को वहां पर बहुत सारी डेड बॉडीज दिखाई देती है। तभी उन लोगों के ऊपर हमला हो जाता है जिसके कारण रॉय मारा जाता है और कॉल बहुत बुरी तरह से घायल हो जाता है। लोगों का पूरा ग्रुप कवर लेने के लिए इधर उधर छिप जाता है। वो सभी लोग रीपर्स को अपनी ओर आता हुआ देखते हैं। रीपर्स के अटैक करने के कारण मैगी अपने पूरे ग्रुप के साथ जंगल के अंदर छिप जाती है। एल्डन, नेगान और गैब्रियल बहुत बुरी तरह से घायल हो चुके थे। कोल रीपर्स के अटैक के कारण मारा जाता है और डंकन बहुत बुरी तरह से घायल हो जाता है। मैगी रीपर्स की एक विप से फंस जाती है। एलाइजा मैगी की मदद के लिए वहाँ पर पहुँच जाता है। वो मैगी को आजाद कर देता है लेकिन वो खुद एक दूसरी विप में फंसकर घिसटता हुआ एक और चला जाता है। मैगी अकेली चारों ओर के माहौल को देखती है। उसे अपने पास ही एक रीपर की मौजूदगी का एहसास होता है और वो उसके ऊपर एलाइजा की सिकल को फेंक देती है लेकिन मैगी का निशाना चूक जाता है और वो रीपर बच जाता है। मैगी धीरे से वहां से निकलने में कामयाब हो जाती है। अगले सीन में मेघना को दिखाया जाता है जो कि अलेक्जेंड्रिया की वॉल पे खड़ी हुई चारों ओर गार्ड कर रही थी। मेघना एक वर्चर को अपने बो से गिरा देती है। मेघना को तभी केली और कैरोल एक और से आते हुए दिखाई देते हैं। मेघना की शिफ्ट उस रात कैली के साथ लगी थी और कैली तब तक मिसिंग थी। मेघना तुरंत ही कैली के पास जाकर उसके वहां न आने का कारण पूछती है। कैली उसे कारण नहीं बताती और उसे अगली शिफ्ट में साथ देने का प्रॉमिस करके वहां से चली जाती है। कैरोल अलेक्जेंड्रिया के अंदर स्टोरेज रूम की ओर जाते जाते एरन और अलेक्जेंड्रियन वासियों को अलेक्जेंड्रिया की वॉल को ठीक करते हुए देखती है। एरन वॉल ठीक करने के लिए कैरोल की मदद मांगता है। कैरोल एरन की मदद करने से मना कर देती है। वो उससे बताती है वो अलेक्जेंड्रिया से भागे हुए हॉर्सेस को वापस अलेक्जेंड्रिया की ओर लाने के लिए जाने वाली थी।
एरन उसे इस काम को करने से मना करता है और उसे कहता है कि इस वक्त उन लोगों का अलेक्जेंड्रिया की वॉल को रिपेयर करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन कैरोल एरन को कहती है कि अलेक्जेंड्रिया की वॉल से ज्यादा इम्पोर्टेंट हॉर्सेस को वापस लाना है, क्योंकि बिना हॉर्सेस के वो लोग सप्लाईज लेने के लिए ज्यादा दूर तक नहीं जा पाएंगे और बहुत भारी सामान बिना हॉर्सेस के वो लोग कैरी नहीं कर पाएंगे। अगले सीन में दिखाया जाता है कि जुडिथ, ग्रेसी, आरजे और हर्षल मिलकर कार्ड्स खेल रहे थे। हर्षल मैगी के जाने से बहुत ज्यादा परेशान था। वो इस बारे में जुडिथ से बात करता है। जुडिथ हर्षल को समझाती है कि मैगी जल्दी ही वापस आ जाएगी। जुडिथ हर्षल को ये भी समझाती है कि वो और आरजे मिशॉन के इस तरह अलेक्जेंड्रिया से दूर रहने के आदी हो चुके थे। अगले सीन में मैगी को दिखाया जाता है। वो अकेली ही एक शॉपिंग मॉल में पहुंच चुकी थी। मैगी शॉपिंग मॉल के अंदर घुसने का रास्ता ढूंढती है, तभी उसे एक चाकू आकर लगता है। मैगी तुरंत ही शॉपिंग मॉल के पीछे के दरवाजे से उसके अंदर चली जाती है। मैगी शॉपिंग मॉल के दरवाजे को बंद करके वहाँ पर एक ग्लास बॉटल को फिट कर देती है। मैगी इसके बाद शॉपिंग मॉल की सीढ़ियों के ऊपर चढ़ जाती है। वहाँ उसका सामना एक वॉकर से होता है। मैगी तुरंत ही उस वॉकर को मार डालती है। वॉकर को मारते हुए मैगी की टॉर्च वहीं पर गिर जाती है। मैगी तुरंत ही फर्स्ट फ्लोर के ऊपर पहुँच जाती है। मैगी अपना लाइटर निकाल के वहाँ के रास्तों को देखने लग जाती है। तभी एक रीपर मैगी के पीछे आ जाता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है। मैगी और रीपर आपस में लड़ाई करने लग जाते हैं। तभी उन दोनों को ग्लास बॉटल के ब्रेक होने की आवाज सुनाई देती है। मैगी समझ जाती है कि शॉपिंग मॉल के अंदर कोई घुस चुका था। रीपर का ध्यान भी ग्लास टूटने की आवाज से डाइवर्ट हो जाता है। मैगी इस बात का फायदा उठाकर रीपर को रेलिंग से नीचे फेंक देती है। मैगी इसके बाद तुरंत ही नीचे आ जाती है। उसे वहाँ पर रीपर की बॉडी दिखाई नहीं देती। तभी मैगी को अपनी ओर आती हुई कदमों की आहट सुनाई देती है। इधर गैब्रियल जंगल के अंदर मौजूद था। वो बहुत बुरी तरह से घायल था। तभी एक रीपर गैब्रियल के सामने पहुंच जाता है। गैब्रियल जो कि इस वक्त प्रे कर रहा था, वो तुरंत ही अपने लेग में फंसे हुए चाकू को बाहर निकालकर उस रीपर के ऊपर अटैक कर देता है। अगले सीन में मैगी को दिखाया जाता है, जो कि शॉपिंग मॉल के अपर फ्लोर में पहुंच चुकी थी। मैगी की वहां पर एल्डन से मुलाकात होती है। एल्डन और मैगी दोनों के ही ऊपर रीपर्स का एक ग्रुप अटैक कर देता है। मैगी एक रीपर से लड़ाई करने लग जाती है और वो उसको एक ब्रोकन ग्लास बॉटल से मार डालती है। मैगी का सामना उसी रीपर से होता है जिसने उसके ऊपर पहले अटैक किया था। मैगी टूटी हुई ग्लास बॉटल से उस रीपर के ऊपर अटैक कर देती है। तभी नेगान वहां पर आकर अपनी क्रोबार से उस रीपर को मार डालता है। मैगी एक दूसरे रीपर की ओर अपना चाकू का निशाना ले लेती है। तभी रीपर्स वहां पर एक फ्लैशबैंग ग्रेनेड को फेंक देते हैं, जिसके कारण मैगी और नेगान का ध्यान दूसरी तरफ डाइवर्ट हो जाता है, जिसके कारण मैगी और नेगान कुछ समझ नहीं पाते और रीपर्स वहां से उस मरे हुए रीपर की डेड बॉडी को लेकर चले जाते हैं। मैगी देखती है कि एल्डन इस अटैक से बहुत बुरी तरह से घायल हो चुका था। मैगी एल्डन को उठाने में उसकी मदद करने लग जाती है। नेगान मैगी को वहां से तुरंत ही बाहर निकलने के लिए कहता है। नेगान के पूछने पर मैगी उससे बताती है कि वो अभी भी अपने उसी पुराने प्लान को फॉलो करने वाली थी। वो अपने सभी साथियों को खोजकर वहां से फूड सप्लाईज को लेने के लिए आगे बढ़ना चाहती थी। नेगान मैगी को बताता है कि उनके सभी साथी मारे जा चुके हैं और उन लोगों को अब अपने प्लान को बदलने की जरूरत है, क्योंकि रीपर्स बहुत ही ज्यादा खतरनाक हैं और वो किसी भी तरह से रीपर्स की नजरों में आए बिना आगे नहीं बढ़ सकते थे। मैगी नेगान से कहती है कि अगर उसे उसका प्लान पसंद नहीं है तो वो उसे कोई दूसरा प्लान बता सकता है। नेगान उस वक्त मैगी को एश्योर करता है कि वो उसकी तरफ है और वो उसकी हर तरह से मदद करना चाहता है। मैगी नेगान को एल्डन को सहारा देने के लिए कहती है। इधर रोशिता अलेक्जेंड्रिया के बाहर मशरूम्स पिक कर रही थी। उसकी मुलाकात कैरोल, मेघना और कैली से होती है, जो कि हॉर्सेस को ढूंढने के लिए जा रहे थे। रोशिता भी हॉर्सेस को ढूंढने में उन लोगों का साथ देने के लिए तैयार हो जाती है। उन लोगों को जंगल में एक जगह पर हॉर्सेस दिखाई दे जाते हैं। वो सभी लोग उन हॉर्सेस को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन हॉर्सेस वो लोग पकड़ नहीं पाते। रोशिता उस वक्त कैरोल से अपने एक सपने के बारे में बात करती है। वो उसे बताती है कि उसने अब्राहम को अपने सपने में देखा था और वो उसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा था, जिसे कि वो समझ नहीं पाई थी। मेघना कैली को हॉर्सेस को पकड़ने का तरीका बताती है। वो उसे बताती है कि अगर हॉर्सेस के ईयर को छुआ जाए और वो बिल्कुल शांत खड़ा रहे, इसका मतलब हॉर्स उस इंसान के ऊपर भरोसा करता है।
इधर मैगी रियलाइज करती है कि उन लोगों का डेस्टिनेशन अब सिर्फ 2 माइल्स की दूरी पर है। वो सभी लोग आगे की ओर बढ़ते जा रहे थे, तभी उन लोगों को एक औरत के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। मैगी और एल्डन तुरंत ही उस औरत की मदद करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। वो देखते हैं कि अगाथा डंकन को बचाने के लिए बहुत सारे वॉकर्स का सामना कर रही थी और उन लोगों ने उसी के चिल्लाने की आवाज सुनी थी। मैगी वॉकर्स का सामना करने में अगाथा की मदद करती है। मैगी देखती है कि डंकन बहुत बुरी तरह से घायल था और अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। डंकन मरते समय मैगी को अगाथा को सेफली घर पहुंचाने के लिए कहता है। मैगी डंकन के मरने के बाद उसके सिर में स्टैब करके उसे खत्म कर देती है। इधर कैरोल अपने पूरे ग्रुप के साथ हॉर्सेस को खोज रही थी, तभी उन लोगों को मरे हुए हॉर्सेस की बॉडी दिखाई देती है। कैली इस सीन को देखकर बहुत ज्यादा डिस्ट्रेस हो जाती है। रोशिता उस समय उन लोगों को सजेस्ट करती है कि उन लोगों को अब अलेक्जेंड्रिया लौट जाना चाहिए और अगले दिन आकर हॉर्सेस को सर्च करना चाहिए, लेकिन कैरोल वहां से वापस लौटने के लिए तैयार नहीं होती। वो उसी वक्त हॉर्सेस को खोजने के लिए आगे जाना चाहती थी। मेघना कैरोल को परेशान देखती है और आगे बढ़कर उसे हक कर लेती है। वो सभी लोग मिलकर अलेक्जेंड्रिया के और वापस लौटने लग जाते हैं। तभी उन लोगों को घोड़ों के टापों की आवाजें सुनाई देने लग जाती है। उन लोगों को अपने सामने 5 हॉर्सेस दिखाई देते हैं। रोशिता वहीं पास में मौजूद एक फार्म हाउस को देखती है। वो सभी लोग उन हॉर्सेस को फार्म हाउस के अंदर ले जाते हैं और उन्हें पकड़ लेते हैं। इधर गैब्रियल एक रीपर के पास पहुंच चुका था। वो रीपर गैब्रियल को प्रेयर करता हुआ दिखाई देता है। वो रीपर जिसका नाम निकोल था, वो गैब्रियल को ग्रीट करता है और उसे कहता है कि उसे उससे डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। निकोल जान चुका था कि गैब्रियल एक प्रीस्ट रह चुका है। वो गैब्रियल से अपने लिए प्रे करने के लिए कहता है। गैब्रियल निकोल के लिए प्रे करने से मना कर देता है। निकोल गैब्रियल को याद दिलाता है कि वो भगवान की तरफ से भेजा हुआ एक दूत है और वो उसके लिए प्रेयर कर सकता है। गैब्रियल निकोल को कहता है कि अब इस दुनिया में भगवान मौजूद नहीं है और ये कहते हुए वो उस रीपर को बहुत बुरी तरह से मार डालता है। अगले सीन में मैगी को दिखाया जाता है, जो पास ही मौजूद वॉकर्स को बहुत गौर से देख रही थी। नेगान देखता है कि वॉकर्स नंबर्स में पहले से बहुत ज्यादा हो चुके थे। वो मैगी से अपने प्लान के ऊपर एक बार फिर से सोचने के लिए कहता है। मैगी नेगान को ऑफर करती है कि अगर वो उसे छोड़कर जाना चाहता है तो खुशी से जा सकता है। नेगान मैगी को एश्योर करता है कि वो इस दौरान बहुत कुछ बदल चुका है और वो उस वक्त दिल से मैगी की मदद करना चाहता है। मैगी उस वक्त नेगान के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करती और वो लोग कंटिन्यू आगे की ओर बढ़ते रहते हैं। मैगी और एल्डन इस मोमेंट पे हिलटॉप के डिस्ट्रॉय हो जाने के बारे में बात करते हैं। मैगी एल्डन के मुंह से एडम के बारे में जानकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वो हर्षल और उसके फ्यूचर के बारे में भी उस मोमेंट पे एल्डन से बातें करती है। एल्डन मैगी को कहता है कि वो हिलटॉप को एक बार फिर से रिबिल्ड कर लेगी। तभी उन लोगों को सामने एक वॉकर दिखाई देता है, जो कि लकड़ियों से बंधा हुआ था और उसके ऊपर जुडास लिखा हुआ था। उन सभी को चारों ओर से बहुत सारे वॉकर्स घेर लेते हैं। वो सभी मिलकर उन वॉकर्स का सामना करते हैं, लेकिन अगाथा को एक वॉकर बाइट कर लेता है। अगाथा बाकी लोगों को वहां से बचकर भागने का मौका देती है और खुद अपने आप को वॉकर्स के आगे सेक्रीफाइस कर देती है। मैगी अगाथा की मदद करने के लिए वहां पर रुकती है, लेकिन नेगान तुरंत ही मैगी को अपने साथ खींच लेता है। इधर कैरोल अपने पूरे ग्रुप के साथ हॉर्सेस को लेकर अलेक्जेंड्रिया लौट कर आ जाती है। अलेक्जेंड्रियंस उन हॉर्सेस को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। कैरोल हॉर्सेस को एक स्टेबल में बांध देती है और एक हॉर्स को लेकर एक और चल देती है। तभी उसका सामना मेघना से होता है। मेघना कैरोल से कैली के बारे में बात करती है। वो कैरोल से कहती है कि उसे कोनी के जिंदा होने की कोई भी होप नहीं है। वो कैरोल से कहती है कि वो कैली को कोनी के जिंदा रहने की होप देना छोड़ दे, क्योंकि कैली इसके कारण बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो सकती थी। कैरोल मेघना को कहती है कि उसे पूरा विश्वास है कि कोनी अभी भी जिंदा है और वो वापस अलेक्जेंड्रिया लौटकर आ जाएगी। इसके बाद कैरोल उस हॉर्स को लेकर एक और आ जाती है। कैरोल उस हॉर्स को धीरे से नीचे लिटा देती है और उसे बहुत प्यार से काम करती है। इसके बाद कैरोल उस हॉर्स को मार डालती है। कैरोल ने उस हॉर्स को अलेक्जेंड्रिया के लोगों को भूखा रखने से बचाने के लिए मार डाला था। उस रात अलेक्जेंड्रियन उस हॉर्स को खाते हैं। उस रात रोशिता कोको को हॉर्सेस को दिखाने के लिए ले जाती है। कैरोल को अपने ब्लड से सने हुए हाथों को धोते हुए दिखाया जाता है। मेघना और कैली एक साथ खाना खा रहे थे। तभी कैरोल वहां पर पहुंचकर कैली को अपने साथ आने के लिए कहती है।
मेघना को कैली का कैरोल के साथ जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। इधर मैगी, एल्डन और नेगान एक चर्च के पास पहुंच चुके थे। वो लोग वहां पर रेस्ट लेने के लिए रुक जाते हैं। एल्डन मैगी को सजेस्ट करता है कि वो लोग उसे वहीं पर छोड़कर आगे बढ़ जाएं, क्योंकि उसे अपनी इंजरीज के कारण आगे बढ़ने में परेशानी हो रही थी और वो मैगी और नेगान की मदद नहीं कर सकता था। नेगान एल्डन की इस बात को सपोर्ट करता है और मैगी को डिसीजन लेने के लिए कहता है। मैगी एल्डन की हालत को देखती है और उसे वहीं छोड़कर जाने के लिए तैयार हो जाती है। वो जाते जाते एल्डन को कुछ खाना और एक नाइफ अपने प्रोटेक्शन के लिए दे देती है। एपिसोड की शुरुआत डैरिल से होती है, जो कि अपने पूरे ग्रुप से बिछुड़ चुका था। वो एक खाली पड़ी हुई बिल्डिंग के चारों ओर घूमने लग जाता है। वो एक पत्थर फेंक के एक रीपर का ध्यान उसार करता है और खुद चुपके से जंगल के अंदर आ जाता है। तभी डैरिल के ऊपर एक और रीपर अटैक कर देता है। डैरिल उस रीपर का सामना करने लग जाता है। डैरिल का डॉग वहां पर पहुंचकर डैरिल को रीपर से बचा लेता है। उसी वक्त वहां पर 2 और रीपर्स पहुंच जाते हैं। उनमें से एक रीपर डैरिल के ऊपर अटैक कर देता है। दूसरा रीपर पहले वाले रीपर को ऐसा करने से रोकना चाहता था। तभी डैरिल उस रीपर के ऊपर चाकू से हमला करके वहां से भाग लेता है। अगले दिन सुबह डैरिल एक वॉकर के गट को अपने शरीर के ऊपर लपेट लेता है और उसके बाद वो अपने डॉग की खोज करने लग जाता है। एक रीपर इधर डैरिल की खोज कर रहा था। उसे डैरिल का डॉग दिखाई दे जाता है। इधर डैरिल को अपने डॉग के भौंकने की आवाज सुनाई देती है। वो तुरंत ही उस डायरेक्शन की ओर मूव कर जाता है। वो देखता है कि उसका डॉग एक रीपर के पैरों के पास बैठा हुआ था। डैरिल उस रीपर को अपने डॉग को छोड़ने के लिए कहता है। रीपर तुरंत ही अपना मास्क उतार देता है और हम लोगों को पता चलता है कि वो रीपर और कोई नहीं लिया थी। लिया डैरिल को देखकर बहुत ज्यादा हैरान थी। वो उससे पूछती है कि क्या वो वहाँ पर अकेला है। डैरिल उसे बताता है कि वो वहाँ पर अकेला ही पहुँचा है। लिया डैरिल को बताती है कि उसने डैरिल को रोड पर बहुत सारे लोगों के साथ देखा था। लिया तुरंत ही डैरिल को गन पॉइंट पर ले लेती है और उससे उसके बाकी ग्रुप मेंबर्स के बारे में सवाल पूछने लग जाती है। डैरिल लिया को बताता है कि रोड पर उसकी मुलाकात एक ग्रुप से हुई थी और उसने उसे उसी ग्रुप के साथ देखा होगा। डैरिल अपने डॉग के साथ वहां से जाना चाहता था। वो अपने डॉग को अपने पास बुलाता है। डैरिल के बुलाने पर भी डॉग उसके पास नहीं जाता। ये देखकर लिया जोरों से हंसने लग जाती है। डैरिल लिया को क्लियर करता है कि उसे रीपर्स से और उस ग्रुप से कोई भी मतलब नहीं है। वो अपने रास्ते आगे जाना चाहता है। तभी डैरिल को 2 और रीपर्स आकर पकड़ लेते हैं। डैरिल को रीपर्स पकड़ के मेरिडियन तक ले जाते हैं। डैरिल का सिर उस वक्त पूरी तरह से ढका हुआ था। डैरिल को एक शेड के अंदर बंद कर दिया जाता है। लिया उस वक्त डैरिल के साथ ही मौजूद थी। डैरिल लिया को देखता है और उसे बताता है कि उसने उसे हर जगह खोज लिया था और वो अब लिया को रीपर्स के साथ देखकर बहुत ज्यादा हैरान है। लिया डैरिल को बताती है कि रीपर्स उसकी फैमिली थे और उसे हमेशा से खोज रहे थे। वो डैरिल को बताती है कि रीपर्स ने उसे खोज लिया था और वो अपने घर वापस लौटकर आ चुकी थी। लिया डैरिल से पूछती है कि क्या रोड पर मौजूद ग्रुप उसकी फैमिली था। डैरिल लिया को बताता है कि उसकी फैमिली एक दूसरे ग्रुप से लड़ाई के दौरान मारी गई थी और अब वो बिल्कुल अकेला था। लिया डैरिल की बात सुनकर उसको क्लीन करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन अचानक ही वो डैरिल को बेहोश कर देती है। डैरिल की बेहोशी टूटती है। उसे 2 रीपर्स टॉर्चर कर रहे थे और लिया वहाँ पर सामने खड़ी हुई थी। एक रीपर कार्वर डैरिल से उसके ग्रुप के लोगों की लोकेशन पूछ रहा था। डैरिल उन सभी को बताता है कि वो उनमें से किसी के भी बारे में कुछ भी नहीं जानता था। लिया डैरिल को बहुत ज्यादा टॉर्चर होते हुए देखती है और अपने साथियों को बीच में ही रोक देती है। कार्वर ये देख के बहुत ज्यादा चिढ़ जाता है। लिया डैरिल से खुद ही बात करना चाहती थी। लिया कार्वर को डैरिल से कुछ भी पूछने से मना कर देती है और वो खुद डैरिल को इंटेरोगेट करने लग जाती है। डैरिल लिया को बताता है कि वो एक ग्रुप को बहुत दिनों से जानता था और फूड के बदले उन लोगों की सप्लाईज को लाने और ले जाने का काम कर दिया करता था। लिया डैरिल की इन बातों पर बिलीव नहीं करती और डैरिल को एक बार फिर से सेल के अंदर बंद कर दिया जाता है। डैरिल थोड़े समय बाद ही फ्रॉस्ट को अपने पास के सेल में देखता है। फ्रॉस्ट भी डैरिल को वहाँ पर देख लेता है और उससे बात करने की कोशिश करने लग जाता है। डैरिल फ्रॉस्ट को न जानने का दिखावा करता है और उसकी बातों को लगातार इग्नोर करता है। फ्रॉस्ट डैरिल के इस बिहेवियर से बहुत ज्यादा चिढ़ जाता है। थोड़े टाइम बाद ही फ्रॉस्ट को इंटेरोगेशन के लिए ले जाया जाता है। इसके कुछ समय बाद लिया एक बार फिर से डैरिल से मिलने के लिए वहाँ पर आ जाती है। वो डैरिल को कहती है कि डैरिल उससे झूठ बोल रहा था।
लिया एक बार फिर से डैरिल से उसके ग्रुप के बारे में सवाल करने लग जाती है। डैरिल लिया को क्लियर करता है कि वो उनके बारे में कुछ भी नहीं जानता था। डैरिल लिया को कहता है कि वो उसे उसके डॉग के साथ वहां से जाने की परमिशन दे दे और डैरिल उस जगह पर लौटकर फिर कभी भी नहीं आएगा। तभी बहुत बुरी तरह से जख्मी फ्रॉस्ट को 2 रीपर्स वहां पर लेकर आ जाते हैं। लिया के पूछने पर कार्वर उन्हें बताता है कि उन लोगों को बॉसी मिल चुका है। लिया तुरंत ही कार्वर के साथ बॉसी के पास चली जाती है। बॉसी उन लोगों को बताता है कि वो टर्नर को बचा नहीं पाया था। टर्नर की बॉडी वहीं पास में पड़ी हुई थी और मैंसिया उसके लिए प्रेयर कर रहा था। लिया टर्नर की बॉडी को देखकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और वो भी उसके लिए प्रेयर करने लग जाती है। वहीं मौजूद एक आदमी पोप सभी लोगों को बताता है कि भगवान नाराज है और भगवान के नाराज होने से पॉप भी अब नाराज है। वो वहाँ मौजूद रीपर्स को एक ग्रुप बनाकर बाहर के लोगों को ढूंढने के लिए कहता है। लिया वापस डैरिल के पास पहुंच जाती है और उसे बताती है कि उसका एक भाई टर्नर मारा जा चुका है। लिया डैरिल को बताती है कि उसने किसी समय डैरिल को खो दिया था और अब वो अपने भाई को भी खो चुकी है। डैरिल लिया को बताता है कि वो उसे छोड़कर कभी भी नहीं गया था और वो लिया को लेने के लिए वापस उस जगह पर पहुंचा था, लेकिन लिया तब तक वहां से जा चुकी थी। लिया उस मोमेंट पे बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और वो डैरिल को कहती है कि वही उसे पहले छोड़कर चला गया था। लिया डैरिल से कहती है कि वो अभी भी उसकी परवाह करती है और वो उसे इन सब चीजों से पूरी तरह से बचा सकती है। लिया डैरिल को सपोर्ट करने के लिए कहती है और अपने ग्रुप के बारे में सभी बातें बताने के लिए कहती है। लिया डैरिल को क्लियर करती है कि वो हमेशा से रीपर्स में से एक थी और कुछ समय के लिए उसने रीपर्स को छोड़ दिया था। लिया डैरिल को कहती है कि पॉप अभी टर्नर की मौत से बहुत ज्यादा परेशान है और वो गुस्से में कुछ भी ऑर्डर दे सकता था। अगर डैरिल लिया के और उसके ग्रुप को सपोर्ट करेगा तो वो डैरिल को पोप से कहकर बचा सकती थी। डैरिल लिया की बात को सुनता है और उसे बता देता है कि उसे जो ग्रुप मिला था उसे एक लेडी लीड कर रही थी। उस ग्रुप में एक बहुत ही पतला आदमी जो कि पूरे टाइम बोलता रहता था वो भी शामिल था और उसके ग्रुप में उसने एक प्रीस्ट को भी देखा था। डैरिल लिया को बताता है कि उस ग्रुप के लोग नंबर्स में रीपर से बहुत ज्यादा थे। लिया डैरिल के मुंह से ये सब सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। लिया डैरिल को पोप से मिलाने का और उसे बचाने का प्रॉमिस करती है और वहां से चली जाती है। लिया इसके बाद तुरंत ही पोप के पास पहुंच जाती है और उसे डैरिल से हुई बातों के बारे में बता देती है। लिया पोप से कहती है कि वो लोग डैरिल को अपने ग्रुप में शामिल कर सकते थे। पोप लिया की बातों को लगातार इग्नोर करता है। लिया पोप का रिस्पॉन्स देख के बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है। पोप लिया को बताता है कि वो जान चुका है कि डैरिल उसका पुराना बॉयफ्रेंड रह चुका है। लिया पोप को डैरिल के बारे में समझाने की कोशिश करती है और उसे बताती है कि डैरिल बहुत ज्यादा बहादुर है। वो पोप से डैरिल को रीपर्स के ग्रुप में शामिल करने के लिए कहती है। पोप लिया को रीपर्स के प्रति वफादार देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। पोप लिया को कहता है कि वो उसके ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा करता है। डैरिल को एक बार फिर से उसी कैबिन में लाया जाता है जहाँ पर उसे टॉर्चर किया जा रहा था। रीपर्स डैरिल को लगातार टॉन्ट कर रहे थे। तभी वहाँ पर लिया पहुँच जाती है। लिया के आते ही रीपर्स वहाँ का दरवाजा बंद करके बाहर चले जाते हैं। लिया को दरवाजा बंद करने की आवाज सुनाई देती है। वो तुरंत ही दरवाजे के पास पहुंचकर उसे चेक करती है। वो देखती है कि दरवाजा बाहर से लॉक था। लिया तभी दरवाजे के नीचे से आते हुए एक लिक्विड को देखती है। वो तुरंत ही उसे देखकर समझ जाती है कि वो गैसोलीन है। तभी गैसोलीन में आग लग जाती है। लिया और डैरिल बुरी तरह से आग में घिर जाते हैं। वो दोनों मिलकर बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लग जाते हैं। लिया को तभी स्मोक के कारण परेशानी होने लग जाती है। डैरिल वहाँ की विंडो को तोड़ने के लिए कुछ ढूंढने लग जाता है। लिया को तभी एक वाटर बोर्डिंग टेबल दिख जाती है। लिया डैरिल का ध्यान उस ओर दिलाती है। डैरिल तुरंत ही उस टेबल की लेग को तोड़ लेता है और उसकी मदद से विंडो को खोलने लग जाता है। विंडो को खोलने के बाद डैरिल पहले लिया को बाहर निकालता है और उसके बाद खुद बाहर निकल जाता है। वो दोनों बाहर निकलकर पोप और बाकी रीपर्स को वहां खड़े हुए देखते हैं। पोप उस मोमेंट पे डैरिल का अपने ग्रुप के अंदर वेलकम करता है। डैरिल और पोप की अकेले में मुलाकात होती है। पोप डैरिल से पूछता है कि क्या वो भगवान में विश्वास करता है। डैरिल के ये बताने पर कि वो भगवान में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता, पोप उसकी तरफ देखता रह जाता है।
पोप डैरिल को अपने पूरे ग्रुप की हिस्ट्री के बारे में बताता है। वो डैरिल को बताता है कि रीपर्स का पूरा ग्रुप पहले अफगानिस्तान की एक मिलिट्री में था। उन लोगों ने अफगानिस्तान के बहुत सारे कॉमरेड्स को मरते हुए देखा था। उन लोगों ने देखा था कि पॉलिटिशियंस भी उनकी कोई मदद नहीं कर रहे थे। तब मिलिट्री के सभी सोल्जर्स भगवान के ऊपर भी विश्वास खो चुके थे। वो सभी सोल्जर्स घर लौटने के बाद भी सोसाइटी से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे। पोप ने इसके बाद एक मर्सिनरी ग्रुप बना लिया था जिसमें उसने सभी मिलिट्री सोल्जर्स को रख लिया था और उसने उन्हें रीपर्स नाम दे दिया था। उसी वक्त उसने मिलिट्री को बहुत सारी सिटीज के ऊपर बमबारी करते हुए देखा था। पोप और उसके पूरे ग्रुप ने उस वक्त एक चर्च के अंदर छिपकर अपनी जान बचाई थी। पोप डैरिल को बताता है कि इस पूरी सिचुएशन से गुजरने के बाद भी उसके ग्रुप के किसी भी सदस्य को कोई भी हार्म नहीं पहुंचा था और फिर उसे ये विश्वास हो गया था कि भगवान ने उन लोगों के ग्रुप को सर्वाइवल के लिए चूज किया है। पोप डैरिल को कहता है कि वो भी जलती हुई आग में से जिंदा वापस आया था, इसीलिए पोप मानता है कि डैरिल को भी भगवान ने ही चुना था और उसके बाद वो उसके ग्रुप में शामिल हो गया था। पोप डैरिल को बोनफायर तक लेकर आता है। वहाँ पर पोप का पूरा ग्रुप डिनर कर रहा था। पोप बॉसी को डैरिल को कुछ खाना देने का ऑर्डर देता है। पोप वहाँ पर बॉसी की बहुत ज्यादा तारीफ करता है। वो वहाँ मौजूद सभी लोगों को बताता है कि बॉसी अपने साथी को 10 माइल्स की दूरी पर अपने कंधों पर डालकर कैंप वापस लौट कर आया था। बॉसी पोप को कहता है कि उसने वही किया जो वहाँ मौजूद सभी लोग करते। पोप तुरंत ही बॉसी के वोन्स को चेक करने लग जाता है। पोप देखता है कि बॉसी के सभी वोन्स उसकी पीठ के ऊपर थे। पोप ये देखकर विचलित हो जाता है। वो बॉसी से पूछता है कि जब टर्नर के ऊपर अटैक हुआ था उस वक्त बॉसी कहाँ पर था। बॉसी पोप को बताता है कि वो उस समय अपने दुश्मनों का सामना कर रहा था। पोप बॉसी की बात को सुनता है और डैरिल को बताता है कि ये ह्यूमन नेचर है कि आदमी जब भी मुसीबत को सामने देखता है तो वो घबराकर वहाँ से भाग लेता है। पोप डैरिल को कहता है कि उसने आग में से पहले लिया को बचाया था और फिर उसने अपने आप को बचाया। ये उसने बहुत बड़ा काम किया था। पोप डैरिल को बताता है कि उसके ग्रुप का रूल है कि कभी भी अपने भाई को पीठ मत दिखाओ। पोप डैरिल को बताता है कि आग ही उन लोगों को जिंदा बचाती है और आग ही उन लोगों को मार भी डालती है। पोप समझ जाता है कि बॉसी टर्नर की मौत के समय वहाँ से भाग गया था। वो तुरंत ही बॉसी को बोनफायर के अंदर धकेल देता है।